हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग गुरु। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 10। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 9 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 to 9 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। आज बच्चों आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगा और कल से अपन एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है और इसको पढ़िए और समझिए कि क्या करना है अपन को और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different type of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two type of bond if the trust fund must obtain an annual टोटल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 1800, सेकेंड 2000। बच्चों यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को अपनों सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मैं पहले आपको समझाता हूँ क्या दिया हुआ है और क्या अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट बच्चों है आपके पास में 30,000। ठीक है, देखिए क्या है कि ट्रस्ट फंड है, ठीक है, उसके पास 30,000 रुपीज है और वो 30,000 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्ट ये कर रहा है और एक पार्ट ये कर रहा है। हम होता है ना ऐसा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हम उसको 2 जगह इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ पे फर्स्ट जगह दूसरे जगह। तो मान लीजिए कि हम फर्स्ट यहाँ किए और सेकेंड यहाँ पर किए। ठीक है, और फर्स्ट जहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे इसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर और दूसरे में मिल रहा है कि 7% इंटरेस्ट मिल रहा है और दोनों को इंटरेस्ट मिला करके उसके पास मिल रहा है कितना 1800 बच्चों। ठीक है 1800। तो यही पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा, सेकंड पार्ट कितना होगा और दोनों का सम जो होगा यही 30,000 होगा आपके पास। ये तो एक पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि इसी को और कितने तरीके से, मतलब कि कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट तो 2 ही करना है, मतलब कि 2 जो पार्ट होगा कितना कितना अमाउंट का डिवाइड करेंगे और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट से अब अमाउंट मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2000 मिलेगा बच्चों 2000। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनाना है आपको। एक बार आपको इंटरेस्ट रखना है 1800 और एक बार इंटरेस्ट रखना है 2000। ठीक है, तो वही हमको अमाउंट बताना है कि ये दोनों अमाउंट जो होगा क्या होगा और ये क्या होगा, मतलब ये दोनों का सम जो होगा 30,000 ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे किसके लिए, फर्स्ट टोटल इंटरेस्ट कितना 1800 के लिए पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 2000 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या है, टोटल अमाउंट है 30,000 यहां पर लिखा गया है। फिर देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहां पर देखिए लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन, देखिए मैं मान लेता हूं कि पहले जो अमाउंट है ना, पहले में फर्स्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है 100 रुपीज बच्चों, फिर दूसरे में कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 1 हो जाएगा। तो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, इन फर्स्ट बॉन्ड
फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू कितना 100 रुपये। देखो दो टाइप का बॉन्ड है बच्चों, एक में क्या हो रहा है 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे में 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले में कितना पैसा जमा किया X% बच्चों, और दूसरे में क्या करेगा, दूसरे में क्या लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्या सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा बच्चों 30,000 माइनस X रुपीज हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, दोनों का सम यही होगा। मतलब एक में पहले में क्या किया X रुपीज इन्वेस्ट किया और दूसरे में क्या इन्वेस्ट किया, जो भी इन्वेस्टर है ट्रस्ट फंड है वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, हम पहले के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन में इतना तो अपन को करना ही है। दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट जो 1800 इंटरेस्ट है उसके लिए भी इतना करना है, और सेकंड में 2000 जहां पे इंटरेस्ट फाइंड आउट हो रहा है, मिल रहा है, तो वहां भी क्या होगा, यही करना है इतना तक। ठीक, उसके बाद हम अलग अलग होगा, अब फर्स्ट के लिए अलग और सेकंड के लिए अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट के लिए सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे अपन टोटल अमाउंट इंटरेस्ट इज कितना 1800 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो 1800 है। अब देखिए अपन को क्या करना है बच्चों, अपन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो चलिए हम लिखेंगे यहां पर इन्वेस्टेड इन बॉन्ड। बॉन्ड में इन्वेस्ट कितना किया गया बच्चों, इन रुपीज लिख देता हूं। ठीक है, फिर यहां पर लिखूंगा। अब अपन सेकंड में क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे अपन, देखिए एनुअल इंटरेस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एनुअल इंटरेस्ट रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगा, यहां पर इंटरेस्ट इन रुपीज क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इन रुपीज लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड किए थे, मतलब कि 30,000 को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। तो पहला बॉन्ड क्या था, X रुपीज था, और सेकंड क्या 30 माइनस X था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, X है और ये 30,000 माइनस X, ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स में लिख देंगे बच्चों। अब यहां पर एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या था आपके पास में, आपको पता है क्या, पहले में क्या था 5% था, और दूसरे में क्या, सॉरी डिवाइड में नहीं लिखेंगे, दूसरे में क्या था 7% था, ऐसे अपन लिखेंगे। और यहां पर इंटरेस्ट इन रुपीज, कितना इंटरेस्ट था उसके पास, कितना इंटरेस्ट मिला 1800, तो 1800 हम यहां पर लिख लेंगे। और इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, यानी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में इसको रखेंगे, और यहां से x का वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड हो जाएगा, और उसी को 30,000 में से माइनस कर देंगे तो द अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड हो जाएगा बच्चों। ये मेथड आपका कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहोगे बच्चों यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि देखिए मैं इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको मैं ऐसा क्यों लिखा, तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते थे क्या, ऐसे लिख सकते थे क्या, ऐसे नहीं लिख सकते थे। मैं ऐसे ही क्यों लिखा, कॉलम में क्यों लिखा, इसको रो में क्यों लिखा, इसको कॉलम में क्यों नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, देखो अगर इसको रो में लिखोगे तो इसको कॉलम में ही लिखना है, अगर इसको कॉलम में लिखोगे तो इसको रो में लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताया था क्या कि देखिए इसका ऑर्डर क्या है, देखिए एक ही रो है और कॉलम कितना है, 2 है, यानी 1/2 है, और इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 2/1 है। ठीक है, तो इसको अगर रो में लिखोगे तो इसको कॉलम में ही आपको लिखना है। क्यों लिखना है मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए
मैं आपको बताया था क्या कि कभी भी दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कब करेंगे, कब कर सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम रहेगा तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों सेम नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पता है ना। इसीलिए मैं क्या किया, इसको रो में लिखा और इसको कॉलम में डाल दिया, ठीक है। मतलब इसको रो मैट्रिक्स में लिखा, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखा। समझ में आया कि इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम हो जाए। इसलिए बच्चों हमने क्या किया, यहां पे इसको रो में लिखा, इसको कॉलम में लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं x 30,000 माइनस x, ये आपके पास एक मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर है 1/2 का। फिर इनटू में लिखेंगे किसको, इसको लिखेंगे 5% और ये 7% और इसका 2/1 का और इक्वल टू अपन 1800 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1/1 का होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, आपको पता है क्या कि रो को लेते हैं कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहां पे तो एक ही रो है, तो क्या होगा देखो, x इंटू 5% होगा, x इंटू 5% अब प्लस फिर क्या होगा 30,000 माइनस x इंटू कितना 7% हो गया इसका काम, इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1800। कोई दिक्कत हुआ क्या बच्चों। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x/100, 5x/100 और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1800। क्या होगा 1800, ठीक है। अब देखिए अपन ये 100 को एलसीएम ले सकते हैं क्या, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 21 और 1 1 1 1 मतलब जीरो डाल रहे हैं 1 2 3 4 0, ठीक है। फिर क्या होगा 7x इक्वल टू 1800। फिर देखिए ये दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा -2 प्लस 2 1 1 2 3 4 0 इक्वल टू 1800 है। इसको जब हम उधर साइड भेज देंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा और ये क्या है 2x है, -2x है और -2x इक्वल टू इसको उधर साइड भेजेंगे तो क्या होगा 18 1 2 3 4 1 2 3 4 अब माइनस कितना 2 1 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं मिटाता हूं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए। चलिए बच्चों अब क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखते हैं देखिए -2x इक्वल टू, देखिए ये जब दोनों को माइनस करेंगे अपन तो क्या आएगा 3 0 0 0 0 होगा क्या बच्चों, ठीक है हो गया। चलिए ये माइनस में आएगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसल तो x इक्वल टू कितना 3 0 0 0 0 अब बाई 2 हो जाएगा। 2 1 बार में 2 15 बार में 30 और 1 2 3 0 तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों 15,000 हो जाएगा 15,000। यानी हम कैसे लिखेंगे इसको आंसर कि लेट तो छोड़ दीजिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज 15,000, ठीक है बच्चों। यहीं पे मैं लिख देता हूं 15,000 रुपीज। अब देखो अब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड कितना होगा, देखिए टोटल था 30,000 तो फर्स्ट क्या हो गया 15,000 तो सेकेंड क्या था बच्चों 30 माइनस 15,000 था क्या, तो ये भी कितना हो जाएगा 15,000। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट के लिए। जब आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आता है वो 1800 तो उस समय 30,000
13 नहीं 30,000 जो होगा उसको 2 पार्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 और 15,000 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपन सेकंड करते हैं। चलिए बच्चों अब 19 का ही सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या था बच्चों, देखिए फर्स्ट में था टोटल इंटरेस्ट 1800 मिल रहा था। अब यहां पर सेकंड में बी में ए और बी है, तो बी में आपको क्या मिल रहा है 2000 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बी लिख लेता हूं, वैसे ही लिखेंगे टोटल 30,000, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज x रुपीज, ऐसे ही लिखेंगे। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस x रुपये, ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट इंटरेस्ट इज कितना है 2000 रुपीज है। यहां पर क्या है टोटल इंटरेस्ट 2000 रुपीज आपको मिल रहा है, तो आपको बताना है कि 30,000 जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना कितना अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही अपन को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इन्वेस्टेड इन रुपीज, तो देखिए जैसे अपन लिखे थे वहां पे 1 से 30 माइनस 1, सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे जैसे अपन पहले वाले क्वेश्चन में इसका 19 का फर्स्ट में कर रहे थे। अब देखिए यहां पर एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, यहां भी एनुअल इंटरेस्ट रेट वही है बच्चों, कितना 5% और 7% दोनों के लिए। बस यहां पर चेंज ये है कि इंटरेस्ट का बस चेंज हो रहा है, यहां पे 2000 रुपीज आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेम टू सेम वही करना है यहां भी। तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए क्या है 1/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 का है। तो देखो ये दोनों का, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए अपन बच्चों इसको रो में लिखे हैं, इसको कॉलम में लिखें, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लिखना, वहां भूल मत जाना, इसको भी कॉलम में ना करके रो में लिख दोगे, फिर वहां देखोगे अरे ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर लेता हूं। ठीक है, चलो ये करेंगे x इंटू 5% प्लस 7, इसको लिख लो 30,000 माइनस x इंटू 7% और इक्वल टू कितना होगा बच्चों 2000 होगा। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5x/100 लिख सकते हैं क्या, अब प्लस देखिए 30,000 माइनस x इंटू 7/100 लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2000। ठीक है, अब ये दोनों को अपन एलसीएम ले सकते हैं क्या, जब दोनों को अपन एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या होगा 100 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब ये क्या होगा बच्चों ध्यान दीजिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना होगा 7 इंटू 3 कितना 21, और कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, क्या होगा 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7x हो जाएगा और इक्वल टू 2000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, यहां पर -2x हो जाएगा प्लस ये 2 1 कितना जीरो है 40, 1 2 3 4 0 है, और इक्वल टू क्या होगा 2000 है। फिर इसको उधर साइड भेजेंगे तो क्या होगा 2 0 और बढ़ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2x इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 0 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 0 माइनस 2 1 ये होगा 4 0 माइनस 2 x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 1 2 3 4 0 माइनस माइनस खत्म, और x इक्वल टू कितना होगा 1 0 0 0 0। अब बाई 2 करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 0 0 0, यानी 5000 हो गया बच्चों।
ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज 5,000 रुपीज होगा, क्या होगा 5,000 रुपीज। और सेकंड में कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए टोटल कितना था 30,000, तो फर्स्ट में इन्वेस्ट किया 5,000, तो सेकंड में कितना होगा 30,000 माइनस 5,000 यानी कितना 25,000। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दोनों आपका आंसर। ठीक है, आपको बच्चों समझ में आया कि कैसे अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000 को 2 पार्ट में, जबकि आपका पहला में इंटरेस्ट आया था 1800 और सेकंड में इंटरेस्ट आया यहां पर कितना 2000। पहले से ये दिया हुआ था, आपको बस इन्वेस्ट बताना था कि फर्स्ट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, सेकंड में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं और आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक एंड 8 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक। Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. Find the total amount of books shop will receive from selling all the books using matrix algebra. ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या कि एक बुक शॉप वाला है जो बुक को बेच रहा है, तो उसके पास देखिए कौन कौन सा बुक है, केमिस्ट्री का बुक है, फिजिक्स का बुक है और इकोनॉमिक्स का बुक है जिसको इको कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का बुक कितना है बच्चों, देखो उसके पास केमिस्ट्री का बुक है 10 दर्जन, तो 10 दर्जन है, 10 दर्जन, तो टोटल नंबर ऑफ बुक कितना हो जाएगा 10 इंटू 12 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, तो 10 इंटू 12 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिजिक्स बुक कितना है 8 दर्जन है, तो 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और इको बुक कितना है 10 दर्जन, ये भी है, तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बोल रहा है कि केमिस्ट्री वाला जो बुक है ना, उसका एक बुक का प्राइस जो है बच्चों 80 रुपीज है, एक बुक का प्राइस 80 रुपीज है। फिर फिजिक्स का एक बुक का प्राइस कितना है 60 रुपीज है, और इकोनॉमिक्स का जो एक बुक का प्राइस कितना है 40 रुपीज है। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कि अगर बुक शॉप वाला है जो पूरा का पूरा जो बुक बेच देगा तो उसको कितना पैसा रिसीव होगा, बस यही अपन को फाइंड आउट करना है। लेकिन इसको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अपन को मैट्रिक्स अलजेब्रा से फाइंड आउट करना है। अगर मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं दिया होता तो बस सिंपल क्या करते, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, सबको ऐड कर देते, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो अपन करते हैं क्या, मैट्रिक्स अलजेब्रा से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सेम टू सेम जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन इसे जस्ट पहले वाला किए थे क्वेश्चन नंबर 19, वैसा ही अपन इसको भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स लिखेंगे बच्चों, यहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और इको। तो देखिए केमिस्ट्री का बुक कितना है 120 लिख लीजिए, फिजिक्स का बुक कितना है 96 लिख लीजिए, और इको का बुक कितना है 120, तो 120 लिख लीजिए। और ये तीनों को क्या कीजिए बच्चों मैट्रिक्स में, फर्स्ट वाले को रो में ही लेना है, याद रखिएगा फर्स्ट वाले को रो मैट्रिक्स ही बनाना है, एक ही रो में लिखना है। अब सेकंड में क्या लिखना है अपन को, सेलिंग प्राइस पर बुक, मतलब कि एक बुक का प्राइस क्या है सभी बुक का। ठीक है, मतलब कि सभी कंपनी का बुक का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इको का। ठीक है बच्चों, तो चलिए केमिस्ट्री का कितना है 80 रुपीज, तो इसको क्या करेंगे कॉलम वाइज में रखेंगे 80 रुपीज। उसके बाद फिजिक्स बुक का प्राइस कितना है पर पीस है, पर एक का है ये बच्चों। और इकोनॉमिक्स का कितना है 40, इसको भी मैट्रिक्स बना लेंगे। बस यही दोनों को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अपन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर है इसका 1/3 ऑर्डर है, इसका कितना है बच्चों 3/1 ऑर्डर है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कीजिए,
देखिए कैसे करेंगे, देखो 120 इंटू 80, आपको पता है क्या कि रो जो रहता है उसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं, कॉलम में चेंज कर लीजिए और फिर इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर तो एक ही कॉलम है तो एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी दोनों बाहर वाला जो बनेगा 1/1 वही क्या बनेगा, यहां पर लिखता हूं मैं 1/1, यही आपका ऑर्डर बनेगा इसका रिजल्टेंट का। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको पता है क्या 120 इंटू 80, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60, 96 इंटू 60, फिर प्लस 120 इंटू 40, 120 इंटू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 12 इंटू 8 कितना 96, ये 2 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 6 जा 36 है, इसको करेंगे तो कितना होगा 57। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ये कितना होगा 48 बन जाएगा 0 0। अब ये सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये 0 0 0 0, ये 0 6 0 6, फिर उसके बाद कितना होगा, देखो 8 और 6 7, 8 और 7 कितना 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 21, तो 21 का 1 हो जाएगा, कैरी 2 आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए 9 5 14 और 14 4 18 और 18 टू 20, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे इसको आंसर हैंस द, देखो क्वेश्चन का देख करके लिख लेना है, क्वेश्चन में जो है ना वही आपको लिखना है। देखिए हैंस द बुक्स ऑफ will receive रुपीज कितना 20160 रुपीज फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपको करना है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपका कंडीशन दिया हुआ है एक ही, उसी से दोनों क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास में एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जेड मैट्रिक्स दिया हुआ है, W दिया हुआ है और P मैट्रिक्स दिया हुआ है, और सबका ऑर्डर बच्चों दिया हुआ है। देखिए सबका ऑर्डर दिया हुआ है, ये दोनों में अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। यहां पे आप क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है, और पढ़िए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए कि अपन को क्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए PY प्लस WY दिया हुआ है, और यहां से आपको कुछ कुछ सॉल्व करना है, और आपको 4 ऑप्शन में जो यहां पर दिख रहा है ना, यही चारों ऑप्शन में अपन को बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं, कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको PY को कर रहा हूं, उसके बाद WY को करूंगा, फिर दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर लेता हूं सबसे पहला PY को, यानी मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Y को क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा चारों में से ये अपन को बताना है, यहां से ये कंडीशन है। ठीक है, तो चलो P लिखा हुआ है तो P मैट्रिक्स लिखो, यहां पे देखो P है, और P का ऑर्डर क्या है बच्चों, P/K है। ठीक है, ऑर्डर भी आप लिखते चलिए, और अपन को इनटू करना है किससे, Y से करना है, तो Y वाला मैट्रिक्स लिखिए, Y वाला। अब यहां पर Y का ऑर्डर लिखिए 3/K का। ठीक है, यहां से कुछ केस मिलेगा क्या बच्चों, यहां से कुछ मिलेगा क्या आपको, तो देखिए तो ये P है, ये Y है, दोनों को क्या करना, अपन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कब होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, यानी ये वाला और ये वाला दोनों अगर सेम रहेगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। यानी यहां पर K = 3 आ गया बच्चों।
k इक्वल टू 3 आ गया। देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कब होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर दोनों सेम है, यानी दोनों अंदर वाला जब सेम होगा तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक कंडीशन आ गया, मतलब कि 3 इक्वल टू k इक्वल टू 3 होगा। यहां पर आपको एक पता चल गया कि k का वैल्यू क्या है, 3 है बच्चों। ठीक है, अब जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी पी वाई कर देंगे, तो क्या होगा ऑर्डर। आपको पता है कि फर्स्ट का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा p बाई के बोल सकते हो, या इसी को अपन p बाई 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि k का वैल्यू क्या है, 3 है बच्चों। यहां आपका खत्म हो गया पहला वाला। अब लाते हैं हम लोग दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या है, ध्यान दीजिए, डब्लू वाई है बच्चों। तो चलिए डब्लू का ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिए, डब्लू का ऑर्डर है n/3 और इनटू करना है y से। तो y का ऑर्डर क्या है, यहां पर देखिए y का ऑर्डर क्या है, 3/k है बच्चों, 3/k। तो देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो हाँ बच्चों, दोनों सेम है। और जब अपन ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कौन सा होगा, क्या होगा ऑर्डर इसका, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा n/k का, या यही आ जाएगा n/3 का, क्योंकि आपको तो पता है कि k का वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे अब ऑर्डर क्या आता है बच्चों। तो देखिए यहां पर अपन जोड़ते हैं, तो देखो py प्लस wy, अब दोनों को अलग अलग लिखता हूं मैं। दोनों को जब अपन जोड़ेंगे ऐसा, तो आपको पता है क्या कि जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा बच्चों तभी जुड़ता है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम कभी जोड़ नहीं सकते। तो ये देखिए पी वाई का ऑर्डर क्या है, बच्चों, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, चलो पी वाई का ऑर्डर क्या है, देखिए पी वाई का ऑर्डर है, देखिए p/3 ऑर्डर है, p/3 और प्लस करना है आपको किससे, wy। तो wy का ऑर्डर क्या है, n/3। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो यहां से यहां भी क्या आया, देखो ये 3 और 3, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इसका भी होगा, यानी p/3 है, यहां n/3 है, यानी दोनों, इसका भी रो और इसका भी कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये था 3, यानी यहां से एक आ जाएगा आपका p इक्वल टू n भी आ जाएगा, और यहां पर k का वैल्यू एक 3 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में k इक्वल टू 3, चलिए k इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है p इक्वल टू n, तो यहां से आ गया p इक्वल टू n। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, बस आपको यही करना है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने के बाद आपको रो और कॉलम को ऑर्डर को आपको देखते जाना है। मैं इसीलिए आपको बताया था कि कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और कब हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा और दो मैट्रिक्स का कब मल्टीप्लाई नहीं होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। मैं आपको बताया था कि बिना मल्टीप्लाई किए हम बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे काम आ गया वो। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हूं, देखिए वही चीज x y z w p यूज होगा। ठीक है बच्चों, और देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि n इक्वल टू p दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहां पे इसका ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसको ऑर्डर बताना है। ये क्या लिखा हुआ है, 7x - 5z है बच्चों। ठीक है, इसका फाइनल ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये 7 है तो 7 लिखिए, और इनटू ये क्या लिखना है, x
x लिख लो, x का ऑर्डर क्या है बच्चों 2/n, ठीक है लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर माइनस लिखिए, अब ये क्या है 5 into, अब z का ऑर्डर क्या होगा, z का ऑर्डर क्या है दिया हुआ है 2/p दिया हुआ है। तो चलो बच्चों आपको पता है क्या कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, आपको पता है क्या कि कोई भी जैसे मान लीजिए कांस्टेंट दिया है 3 और कांस्टेंट 3 में अगर किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसका ऑर्डर चेंज होता है क्या? नहीं बच्चों, सभी एलिमेंट में हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन जो ऑर्डर रहता है वही ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो जब हम यहां पर x से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7x हो जाएगा। अब यहां पर ऑर्डर वही रहेगा 2/n का ही रहेगा। फिर यहां भी अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को z से तो यहां भी ऑर्डर आपका वही रहेगा, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए, और मैं आपको बताया था क्या कि कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा बच्चों, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी इसका रो दोनों सेम है 2 2 और इसका देखिए दोनों का कॉलम, इसका कॉलम और इसका कॉलम सेम होगा, तभी हम ये दोनों को मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां से क्या आया n = p आ गया, n = p। अब उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से कौन सा p/2, यानी फाइनल रिजल्ट क्या होगा, देखो ये दोनों का फाइनल ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ये भी हो सकता है 2/n का हो सकता है और 2/p का हो सकता है, 2/p का हो सकता है। आपको पता है क्या कि n और p दोनों क्या है, इक्वल है, वेयर n = p दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन में आपका दोनों में से कोई भी होगा वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 2/n है बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2/n का हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन रहता 2/p का तो वो भी सही हो जाता। तो समझ में आया बच्चों कैसे करना है आपको, बस आपको क्या करना था, इसका ऑर्डर बताना था। तो ऑर्डर दोनों सेम होगा मैट्रिक्स का, तभी अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर दोनों का हो सकता है, फाइनल ऑर्डर हो सकता है 2/n का या 2/p का, और n और p दोनों क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है और कल अपन मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ में। तो चलिए बच्चों, बाय बाय।